हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हिम्मत सिंह काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरा जो यूट्यूब पे आने का उद्देश्य है ये मात्र ये है कि मैं संविधान से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक लेके आऊँगा जो मौखिक रूप से मैं पहले बताऊंगा और मौखिक रूप से जब हमारी वार्तालाप कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसी टॉपिक को मैं एक बार बोर्ड पे मेंशन करने की कोशिश करूंगा ताकि आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम हिंदी में कहते हैं संविधान संशोधन। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान संशोधन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। दोस्तों मैं बात करूँगा जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, जब हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया और 26 जनवरी 1950 से लेकर आज 2020 में हम देखते हैं तो काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। लगभग 103 पर संविधान संशोधन हो चुके वर्तमान संविधान में। दोस्तों 1950 से लेकर और वर्तमान 2020 तक की बात करता हूं तो 1950 की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी और वर्तमान 2020 की जो परिस्थितियां हैं वो अलग है। तो दोस्तों संविधान संशोधन होता क्या है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों संविधान जो संशोधन होता है जब संविधान में कोई परिवर्तन किया जाता है, जब संविधान में कोई बदलाव किया जाता है, जब संविधान में कोई शब्द जोड़ा जाता है, जब संविधान से कोई शब्द हटाया जाता है, ये सारे कार्य भारत की संसद करती है और भारत की संसद को ये अधिकार, ये शक्ति हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, उसका नाम है आर्टिकल 368, ये देता है। अर्थात संविधान को संशोधन करने की शक्ति संसद को भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 देता है। दोस्तों मौखिक रूप से मैं बात करूं संविधान संशोधन की तो आप यूं समझें कि जैसे हम किसी संविधान की जो पुस्तक है उसमें हम संशोधन करना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, उसमें कोई शब्द जोड़ना चाहता है या उस शब्द को हटाना चाहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया संसद अपनाती है इसी प्रक्रिया को हम संविधान संशोधन कहते हैं। दोस्तों ये प्रक्रिया एक तरह से राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी सदन में या किसी भी हाउस में एक बिल लाया जाता है। दोस्तों उस बिल को हम इंग्लिश में तो बिल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे विधेयक। दोस्तों कोई बिल जो होता है राज्यसभा से पास होता है तो लोकसभा में जाता है या लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा से पास होकर बिल लोकसभा में जाता है या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, फिर यही बिल राष्ट्रपति के पास जाता है कानून बनने के लिए, राष्ट्रपति के पास जाता है साइन के लिए। दोस्तों जब राष्ट्रपति इस विधेयक पर या इस बिल पर साइन करता है तो यही विधेयक या बिल कानून बनता है और ये कानून समान रूप से भारत की जनता पर, भारत के नागरिकों पर लागू होता है। दोस्तों ये जो कानून है ये कानून सही बना है या गलत बना है, इसका डिसीजन जनता भी लेती है, इसका डिसीजन संसद में बैठे लोग भी लेते हैं, इसका डिसीजन आम जनता भी लेती है। दोस्तों जब किसी आम जनता को इस कानून से कोई परेशानी होती है या तकलीफ होती है तो आम जनता एक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करती है, इसकी जांच करती है, इस विधेयक की या इस कानून की जांच करती है और जांच करके ये बताती है ये कानून वैध है या अवैध है। दोस्तों तो वैध है या अवैध है इसकी पूरी जानकारी केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर संज्ञान लेता है और संज्ञान लेकर किसी कानून को रद्द करना या उसे बनाए रखना या उसे अस्तित्व में रखना या स्टेबल रखना, ये सब सुप्रीम कोर्ट का काम है। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो कार्यवाही होती है इसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। दोस्तों अर्थात किसी कानून को, अर्थात संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को वैध या अवैध घोषित करने की जो शक्ति होती है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो दोस्तों संविधान संशोधन की परिभाषा है ये एक तरह से आपको किसी RS के एग्ज़ाम में या IAS के एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको कहा जाता है, लेकिन राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ जो आती है RPSC के थ्रू या राजस्व बोर्ड के थ्रू तो वहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ
संविधान संशोधन। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग है उसमें कौन से भाग में यह मेंशन है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि आर्टिकल 368 कौन से भाग में मेंशन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आर्टिकल 368 भाग 20 में मेंशन है। भाग 20 आर्टिकल 368 को मेंशन करता है, उसके बारे में बताता है। दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 368 में लिखा क्या है। दोस्तों आर्टिकल 368 में लिखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों आर्टिकल 368 में लिखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, ये हमने कहाँ से ली है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, वहाँ से हमें इसे एडॉप्ट किया है। इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने एडॉप्ट किया है और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। दोस्तों आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आर्टिकल 368 की या संविधान संशोधन की या भाग 20 की, बात एक ही है दोस्तों। आर्टिकल 368 में या संविधान में जो संशोधन होता है वो कितने प्रकार से होता है। दोस्तों मौखिक रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। दोस्तों एक तो होता है सामान्य बहुमत से संशोधन, संसद करती है, इसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो संविधान संशोधन होता है ये होता है विशेष बहुमत के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी। तीसरा जो संविधान संशोधन होता है दोस्तों ये होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट कंसेंट, मीन्स आधे राज्य की सहमति। दोस्तों ये 3 ही प्रकार से संशोधन किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 368 में जो सामान्य बहुमत से जो संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है दोस्तों। अर्थात मैं ये कहूँ तो आर्टिकल 368 में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि 2 ही प्रकार के संशोधन होते हैं, एक तो विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति से। दोस्तों सामान्य बहुमत से जो संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा उसे संशोधन क्यों नहीं माना जाता है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही हम पीछे वाले टॉपिक में जाते हैं, आपने देखा होगा भाग 1 उसमें संघ व उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है दोस्तों, और उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक वर्णन किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 की पहले मैं बात करता हूँ। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि संसद अपने सामान्य बहुमत से किसी संघ राज्य क्षेत्र को अपने संघ राज्य क्षेत्र में मिला सकती है। ये पावर संसद के पास है, सामान्य बहुमत से मिला सकती है किसी संघ राज्य क्षेत्र को अपने संघ राज्य क्षेत्र में। यह आर्टिकल 2 में लिखा है। दोस्तों आर्टिकल 3 में क्या लिखा है। आर्टिकल 3 में लिखा है कि संसद अपने सामान्य बहुमत से किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य की स्थापना या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। ये भी सामान्य बहुमत से होता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों में ये बात लिखी हुई है, लेकिन जब हम आर्टिकल 4 को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल जो 3 है उसकी जो क्रिया होगी वो सामान्य रूप से संचालित होगी। मीन्स सामान्य रूप से संशोधन होगा, सामान्य रूप से संचालित होगी। अर्थात आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में जो सामान्य बहुमत से जो संशोधन किया जाता है उसे आर्टिकल 4 में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात भारत के संविधान में जो सामान्य बहुमत से जो संशोधन होता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता दोस्तों। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, 2 ही प्रकार से होता है, एक तो विशेष बहुमत से और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति। दोस्तों अब सामान्य बहुमत से संशोधन कौन कौन से होते हैं ये आपको मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों सामान्य बहुमत से जो संशोधन होता है एक तो होता है राज्यों का पुनर्गठन। अगर किसी राज्यों का पुनर्गठन करना है या किसी के नाम में परिवर्तन करना है या राज्य की स्थापना करना है या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो इसके लिए हमें सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है। यहाँ पर विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। जैसे संसद की गणपूर्ति है, इसके लिए भी हमें सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है। दोस्तों सामान्य बहुमत होता क्या है ये भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों सामान्य बहुमत का मतलब ये है कि संसद में उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्य। दोस्तों संसद में जो उपस्थित जो सदस्य होते हैं, जैसे मान के चलो 300 सदस्य उपस्थित है
और मतदान किया 150 ने, 150 ने मतदान किया, 150 का आधा मतलब 75, 2 का हम भाग देंगे 150 में, तो इसका मतलब हुआ आधा का मतलब ये हुआ 75। दोस्तों 75 + 1 बराबर 76। ये 76 मतलब संसद में केवल 76 के द्वारा भी संविधान संशोधन हो सकता है अगर 300 सदस्य उपस्थित है, उसमें मतदान अगर 150 ने किया है तो दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं कि अगर उपस्थित सदस्य 300 है, उपस्थित सदस्य अगर 300 है और मतदान किया है 150 ने, तो 150 का आधा 75 + 1 बराबर 76, मतलब 76 ये सामान्य बहुमत हुआ दोस्तों। अर्थात आगे मैं बात करूं विशेष बहुमत। दोस्तों विशेष बहुमत का मतलब ये है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो 545 सदस्य है, 545 सदस्य है, तो 545 सदस्य का अगर 2/3 निकालते हम तो लगभग 363 आता है। अब ये 300 जो 63 होगा यही क्या होगा, विशेष बहुमत होगा। और आगे मैं बात करता हूँ विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति। तो दोस्तों विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि विशेष बहुमत तो हम समझ चुके हैं, लेकिन आधे राज्य की सहमति का इसका मतलब क्या है, कम से कम हमें आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता यहाँ होती है किसी संविधान संशोधन करने में। तो आधे राज्य की सहमति कैसी होनी चाहिए, विशेष नहीं होनी चाहिए, विशेष बहुमत से नहीं होनी चाहिए। राज्यों की जो सहमति होगी ये साधारण बहुमत के आधार पर ही होगी दोस्तों। अब देखो आधे राज्यों की सहमति की अगर बात करता हूँ तो ऐसे कौन से संविधान संशोधन हैं जो आधे राज्य की सहमति प्लस विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो होता है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है, ऐसे कई टॉपिक है जिन पर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति से संशोधन किया जाता है। दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था संविधान संशोधन का। अब इसे हम बोर्ड पर मेंशन करते हैं और बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स संविधान संशोधन, मीन्स संविधान संशोधन। संविधान संशोधन दोस्तों एक बार तो हमने इसको मौखिक रूप से समझने की कोशिश की और अब हम इसे एक इस बोर्ड के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड पे किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान संशोधन क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ बात करता हूँ कि संविधान संशोधन कौन से भाग में है। दोस्तों भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उल्लेख है। आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कौन से भाग में है, तो आपको क्लियर आंसर ये लगाना है भाग 20। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कि भाग 20 में कौन सा आर्टिकल संविधान संशोधन के बारे में बताता है। तो दोस्तों आर्टिकल है 368। दोस्तों आर्टिकल है 368, आर्टिकल है 368। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स संविधान संशोधन भारतीय संविधान के कौन से भाग में, भाग नंबर 20 में है। और भाग नंबर 20 के अंदर कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368। और 368 में क्या लिखा हुआ है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका स्रोत क्या है, कहाँ से हमने इसको लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले स्रोत की हम बात करते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका से इसे हमने एडॉप्ट किया है। कहाँ से किया है, दक्षिणी अफ्रीका से हमने इसको एडॉप्ट किया है, दक्षिणी अफ्रीका से हमने इसको लिया है। दोस्तों देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाग 20 में इसका उल्लेख है और भाग 20 में आर्टिकल है 368। और 368 में क्या लिखा है, संविधान संशोधन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाग 20 में क्या लिखा है, तो आपको यही बताना है उत्तर संविधान संशोधन। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाग 20 में कौन सा आर्टिकल है, तो 368 है। एकमात्र ये आर्टिकल है जो भाग 20 के अंदर है।
और भाग 20 में एक ही आर्टिकल का वर्णन किया गया है, दूसरा कोई आर्टिकल नहीं है दोस्तों। भाग 20 के अंदर आर्टिकल 368 का वर्णन है। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, कितने प्रकार से भारत में संविधान संशोधन होता है, कितने प्रकार से भारत में संविधान संशोधन होता है। तो दोस्तों संविधान संशोधन एक तो होता है सामान्य बहुमत से, एक तो होता है सामान्य बहुमत से, एक तो होता है सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से, एक तो होता है दोस्तों सामान्य बहुमत से, जिसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, जिसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, जिसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। जिसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। सामान्य बहुमत मीन्स सिंपल मेजोरिटी। दूसरा होता है विशेष बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत। इसे हम कहते हैं स्पेशल, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तीसरा है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति, आधे राज्यों की सहमति, सहमति। ये विशेष बहुमत का मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्य की सहमति का मतलब होता है हाफ स्टेट कॉन्सेंट, हाफ स्टेट कॉन्सेंट। आप लिख सकते हो हाफ स्टेट कॉन्सेंट, कॉन्सेंट, हाफ स्टेट कॉन्सेंट। दोस्तों देखिए, एक तो सामान्य बहुमत से संशोधन किया जाता है जिसे हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, एक होता है विशेष बहुमत जिसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट कॉन्सेंट। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, सामान्य बहुमत से जो संशोधन किया जाता है उसमें हम कहते हैं राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, जैसे सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और नए राज्य की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना। दोस्तों मैं बात करूंगा विशेष बहुमत से जो संशोधन होता है, विशेष बहुमत से जो संशोधन होता है दोस्तों ये होता है जैसे डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी में मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व में जो संशोधन होगा दोस्तों ये विशेष बहुमत से होगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन होगा ये भी विशेष बहुमत से होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन तीन बहुमतों में से सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, इनमें सबसे ज़्यादा बहुमत सबसे ज़्यादा जो संशोधन होता है ये सबसे ज़्यादा होता है विशेष बहुमत के द्वारा। दोस्तों बात करता हूँ विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति, इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, या राष्ट्रपति का निर्वाचन बोल दो या राष्ट्रपति की प्रक्रिया बोल दो, निर्वाचन की प्रक्रिया, ये विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति से ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य बहुमत से जो संशोधन किया जाता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता दोस्तों। क्यों नहीं माना जाता है, मैंने मौखिक रूप से बताया है क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 में ये लिखा है कि संसद अपने सामान्य बहुमत से अपने संघराज्य क्षेत्र में किसी संघराज्य क्षेत्र को मिला सकती है, ये 2 में लिखा है। यहाँ 3 की बात करता हूँ, 3 में लिखा है संसद अपने सामान्य बहुमत से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है। लेकिन 2 और 3 की प्रक्रिया सामान्य रूप से संचालित होगी, ये आर्टिकल 4 बताता है। 2 या 3 की जो प्रक्रिया है ये सामान्य रूप से संचालित होगी, ये आर्टिकल 4 बताता है। अर्थात आर्टिकल 368 के अनुसार सामान्य बहुमत से किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इसलिए हम कहते हैं कि संविधान संशोधन 2 ही प्रकार से होता है, एक तो होता है विशेष बहुमत से और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति से। दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।